नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग और मैं हूं राम जी यादव। गांव के लोग ने एक अभी नई कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है यादों में बसा गांव। वे लोग जो भारत से दूर गए और उन्होंने अपनी जगह बनाई और उनके मन में अपने गांव, अपने समाज, अपने देश को लेकर एक प्रेम है, भावना है और उसके साथ साथ जो है यहाँ की अच्छाइयों से उस देश के पर्यावरण को वो आलोकित करते हैं और वहां से बहुत सारी चीजों का योगदान करते हैं। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले कनाडा में बसे हमारे मित्र व्यंग्यकार और कवि धर्मपाल महेंद्र जैन और डॉक्टर हंसादीप, जो कि जानी मानी कथाकार हैं, जिनके 2 उपन्यास और 2 कहानी संकलन आ चुके हैं और जो भारत की पृष्ठभूमि पर जिन्होंने लगातार अच्छा लेखन किया है। और उसके साथ साथ ये दोनों दंपति हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे आकर्षित करती है इनके व्यक्तित्व की तरफ, वो यह है कि इनकी साफगोई। ये किसी भी तरीके का, जैसे ज्यादातर हम देखते हैं कि जो भारतवंशी है वे थोड़ा सा सांप्रदायिक होकर इस देश को देखते हैं, हिंदुत्व के नजरिए से देखते हैं, लेकिन यह दंपत्ति अपनी साफगोई के लिए खास तौर से जाना जाता है। और उनकी लेखनी में, उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में इस तरह की बातें रहती हैं और अपने देश और मनुष्यता के लिए संवेदनशीलता उनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में दिखती है। आज हम उनसे रूबरू हैं पहले कार्यक्रम में यादों में बसा गांव। मैं सबसे पहले धर्मपाल जी से जानना चाहूंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका गांव कैसा था। शुक्रिया भाई, आपने हम लोगों को इस मंच पर लिया और हमारे गांव की यादें ताजा हो गई। मैं झाबुआ जिले में जन्मा। झाबुआ जिला आदिवासी बहुल जिला है और मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उस आदिवासी बहुल जिले में एक रानापुर करके गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ और पास के ही मेघनगर में मेरे मम्मी पापा रहते थे। तो ननिहाल जो है वो रानापुर है और कर्मभूमि मेघनगर, पर दोनों झाबुआ जिले में ही हैं। तो पढ़ाई लिखाई मेरी मेघनगर में हुई और उस गांव से निकल करके फिर मैं कॉलेज के लिए गया। तो झाबुआ जो हमारा जिले का केंद्र है वहां गया और फिर बीएससी वहां पूर्ण करने के बाद में एमएससी करने के लिए उज्जैन गया। तो हंसा जी, आपका जिला भी क्या झाबुआ ही है? आपका गांव कौन सा है उसके बारे में बताएं। जी भाई जी, ये एक सौभाग्य कह सकते हैं हमारा कि हम दोनों एक ही जिले में हमने जन्म लिया। मेरा गांव मेघनगर है, झाबुआ जिला वही है, वही आदिवासी इलाका है, लेकिन मेघनगर गांव में मेरा जन्म हुआ और मेरी भी शिक्षा दीक्षा मेघनगर में ही हुई है। आगे जाके मैंने भी विक्रम यूनिवर्सिटी से ही अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जैसे कि धर्म की प्राप्त की है। तो समानांतर चलती रही 2 जिंदगियां और बाकी बाद में जाकर एक हो गई। ये कह सकते हैं। ये संयोग कैसे बना, किस तरीके से आप लोगों का परिचय हुआ? गांव में तो हम जी, मिलते रहे। छोटा गांव है जी, मेघनगर जी। छोटा गांव होने की वजह से सभी एक दूसरे को जानते थे, बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो एक लड़का उधर बड़ा हो रहा है, एक लड़की उधर बड़ी हो रही है, एक ही समाज है, जैन समाज है, सब कुछ एक ही है, मंदिर में मिलते रहते थे, सब होता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ होने वाला है या कुछ नहीं, सब अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसा संयोग हुआ कि दोनों माता पिता को ये रिश्ता अच्छा लगा और दोनों ने एक तरह से अरेंज मैरिज हुई हमारी और दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और इस तरह से हम एक हो गए। धर्म जी की तरफ से क्या पहलकदमी हुई? अगर जैसे अमूमन लड़कों के लिए वो पहाड़ पर चढ़ने जैसा अनुभव होता है और बहुत जोखिम और कठिनाई होती है कि कैसे प्रपोज करें। हमारे जैसे चेहरे मोहरे और हाथ पैर वाली एक स्त्री होती है सामने, लेकिन हम उसके साथ वो संवाद 1000 बातें कर सकते हैं, लेकिन
प्रेम के बारे में या किसी और चीज के बारे में हम नहीं कह सकते। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। धर्म जी बताएं कि किस तरीके से आपने जो है इन हंसा जी को देखा और कैसे आपने उनको जो है उनकी तरफ अपनी जो नजर है, कैसे आपने उनको बताया कि आपके मन में चाहत है। जब तक मैं झाबुआ कॉलेज में पढ़ रहा था तब तक हंसा जी को देखा भर था, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मेरी जीवन संगिनी बनेंगी, और न मैं अपनी शादी के बारे में ऐसा कुछ सोचता था। पर जब मैं एमएससी करने के लिए उज्जैन चला गया और छुट्टियों में घर लौट रहा था, तो उज्जैन स्टेशन पर हंसा जी और उनकी बहन मुझे मिली, और संयोग से वो मेरे कोच में ही बैठी थी। तो वो मैं करीब उनको 2 साल बाद देख रहा था, और वो एक लड़के की उम्र पार करती है तो उसके बाद में लड़के ध्यान से देखने लगते हैं, शायद ऐसा ही कुछ हुआ। वो तब 16 साल की रही होंगी, और बस वहां से बात शुरू हुई, पर ऐसा कुछ रहा नहीं, और ना इतनी हिम्मत रही कहने की या कुछ प्रपोज करने की। 1-2 साल वैसे ही निकल गए, और फिर जब मेरी शादी की बात चलने लगी, मम्मी पापा दबाव डालने लगे, तो फिर मैंने दोस्तों के थ्रू कहलवाया कि ठीक है मुझे एक लड़की पसंद है मेघनगर में, पर मेरी कहीं बात नहीं हुई है। तो फिर बात चली और दोनों परिवारों ने हाँ कर दी, और इस तरह से संयोग देखिए हम मिल गए और तब से साथ हैं। बहुत अच्छा, ये अच्छी ट्यूनिंग है। उन दिनों की कुछ यादें ताजा कीजिए अपने गांव की, कि उस गांव को किस रूप में अभी भी आप याद रखते हैं। भाई ये जो गांव है, बचपन से जब जहां बड़े होते हैं तो न सिर्फ वहां की मिट्टी और लोगों से जुड़ते हैं, पर पूरे पर्यावरण से, प्रकृति से, वहां के लोगों से, और विशेष करके भीलों से आपका जुड़ना होता है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं गुजराती बोलता था, हिंदी बोलता था, भीली बोलता था। मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम थे, तो जिसको हम कहते हैं कि छोटे तबकों के लोग हैं, उस तरह के थे। स्पृश्य लोग थे, आदिवासी लोग थे। पर जो शोषण होता है मनुष्य का, और विशेष रूप से छोटे तबकों का और आदिवासियों का, तो वो मुझे साफ दिखता था एक छात्र के रूप में, कि लोग अपना अंगूठा लगा रहे हैं आदिवासी लोग, और वो अंगूठा लगा करके उन्हें मालूम नहीं है कि वो किस कागज के ऊपर अंगूठा लग रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने 100-200 रुपए का कर्ज लिया है, वो एक बार ऋणी हुआ तो ताउम्र ऋणी रहेगा। वो उस ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, वो कितना भी चुका दे, वो कभी भी कम होना नहीं है फिर। तो उस कुचक्र में वो लोग फंसते जाते थे। तो मैंने उन्हें बोला कि बजाय अंगूठा लगाने के तुम सिर्फ अपना नाम लिखना सीखो। तो मैं 9वीं-10वीं में पढ़ता था, और मैंने एक अभियान शुरू किया कि मैं हर आदिवासी को उसका सिर्फ नाम लिखना सिखाऊं। और इसका ये असर हुआ कि जब लोग अपना नाम लिखने लगे अंगूठे करने की बजाय, तो साहूकार लोग ये समझने लगे कि अरे यार ये पढ़ना जानता है। तो वो जो गलत हिसाब बनाने की प्रवृत्ति थी और कुछ भी दस्तखत कराने की, अंगूठा लेने की प्रवृत्ति थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, और लोगों को लगने लगा कि यदि हम अपना सिर्फ नाम लिखने से इतना कुछ अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, तो फिर वो एक तरह से रुझान लोगों में बढ़ने लगा। तो वो मुझे उन लोगों से अधिक जोड़ पाया, और वहां से मैं कहूं कि मेरी सामाजिक चेतना जागी कि मुझे इन लोगों को लेकर के और इन पर लिखना चाहिए, और मैंने लिखना शुरू किया। हंसा जी ने पिछले दिनों एक अच्छी कहानी लिखी, छोड़ आए हैं वे गलियां, और वो संयोग से भीलों के ऊपर है, और गांव के लोग में ही वो छापी गई थी कहानी। और उसी दौर में सुभाष चंद्र कुशवाहा ने भील विद्रोह पर एक किताब शुरू की थी, उसका भी एक लेख उसमें था। तो भीलों के शोषण का जो क्रमिक वर्णन है सुभाष चंद्र कुशवाहा की किताब भील विद्रोह में आता है। और हंसादीप जी की जो कहानी है, पूरा एक समुदाय किस तरीके से सेठों मारवाड़ियों के चंगुल में है, और किस तरीके से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी उसी के दायरे में घूमती है, और वो कभी ना अपराध मुक्त हो पाता है, न कर्ज मुक्त हो पाता है। उसकी मुक्ति का रास्ता अपराध की ओर उसको ले जाता है। और अगर वो गुलामी करता है तो स्त्रियों की सबसे बड़ी जो यौनिक गुलामी सेठों की उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। इन्हीं चीजों को लेकर बुनी गई कहानी, जिसमें
उस भील समुदाय का एक सदस्य वहां का डीएम होकर आता है उस जिले का, तब उसको एहसास होता है कि हमारी कम्युनिटी के लोग वास्तव में किन हालात से गुजर रहे हैं, और हमको हमारा पालन पोषण करने वाली जो हमारी माँ है, उन्होंने क्यों हमको अपनी असली माँ से दूर रखा था। उनकी बचपन की स्मृतियां उनके उस पे आती है। एक बहुत मार्मिक कहानी है, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास होता है, जैसे आपको लगा कि उनको नाम लिखना सिखाना चाहिए, वैसे ही वो कैरेक्टर जो है, जो नायक है, वो देखता है कि उसको भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या शासन में रहकर सब कुछ कर देना बहुत आसान होता है? ये सवाल उठाते हुए यह कहानी खत्म होती है। हंसादीप जी से मैं जानना चाहूंगा कि इन अनुभवों से गुजरने तक की पूरी यात्रा उनकी झाबुआ में किस तरीके की रही? जी जरूर भाई जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज से 60 साल पहले जब हमारा बचपन भीलों के बीच में गुजरा, तो उस समय स्थितियां बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा। मतलब कि शिक्षा तो बिल्कुल थी नहीं, हम लोगों के लिए भी स्कूल ऐसे थे कि बस जर्जर अवस्था में थे, तो भीलों के लिए तो कुछ प्रश्न ही नहीं उठा। आज स्थितियां बदली हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं बदली है जिस तरह से कि 60 साल में दुनिया बदल गई है। तो उस समय जो हमने देखा, वो एक तरह से मैं कहूँ अगर कि वो हमारा भोगा हुआ यथार्थ था, और यथार्थ आज भी हम जाते हैं तो वो हमारे लिए यथार्थ ही होता है जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये दोनों समय काल के जो अंतर हैं, उसकी वजह को अगर हम ध्यान में रखें तो भी हम देखें कि मनोवृत्ति वही है जो आज से बहुत साल पहले थी और जो आज है। तो उन दिनों जो मैंने देखा था, जो मैंने महसूस किया था, वो यही था कि भूख ऐसी चीज होती है जो अपराध की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ाती है। और अपराध क्यों जन्म ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और रोटी के जुगाड़ के लिए वो लोगों को परेशान करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। तो जब मैं छोटी थी, मैं आपको बताऊं 4 या 5 साल की उम्र की या 6-7 साल की उम्र की, तो उस समय डाके पड़ते थे हमारे गांव में। और डाके कैसे पड़ते थे कि ढोल नगाड़े बजाते हुए वो लोग आते थे, और हम बच्चे लोग कांपते रहते थे, अपने माता पिता से बिल्कुल चिपक जाते थे। तो माता पिता को पता रहता था कि आज ये लोग किस घर में डाका डालने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कितनी आपराधिक प्रवृत्तियां खूंखार थी, लेकिन उतनी ही दर्दनाक उनकी परिस्थितियां थी कि उनके पास कुछ भी नहीं होता था खोने के लिए। वो ये सोचते थे कि अगर जेल जाएंगे तो कम से कम वहां खाना तो मिल जाएगा। तो ये स्थितियां दोनों जब हम जीते थे, और उस स्थिति में रहते हुए जब देखा कि शासन तंत्र के कुछ अच्छे लोग आकर अगर स्थितियों को सुधारना चाहते थे तो वो सुधार नहीं पाते थे। तो वही स्थिति छोड़ा है वो गलियां में आई है कि इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है आदिवासियों के नाम पर, लेकिन आदिवासियों तक पहुंच नहीं रहा है। शासन बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन शासन के जो लोग हैं, मध्यस्थ लोग हैं, वो सब उस अनुदान को, उस धनराशि को खुद हजम कर लेते हैं। और अगर कोई एकाध अच्छा निकल गया सत्यवादी और वो करना भी चाहता है, तो ऊपर बैठे हुए लोग उसे करने नहीं देना चाहते। तो ये ऐसी विसंगतियां हैं हमारे आदिवासी इलाके की, या मैं सोचती हूँ कि जहां भी ऐसी स्थितियां हैं, तो ये विसंगतियां जब हमारी कलम के जरिए कागज पर आती है तो वो सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। कथाकार कहाँ से लाएगा घटनाएं ऐसी जब तक वो देखेगा नहीं, और जब उसकी देखी हुई सत्य घटनाएं कागज पर उतरती हैं तो वो निश्चित रूप से उतनी प्रभावी होती हैं। और तब मुझे लगता है कि मैंने तो सिर्फ लिखा है, लेकिन जो लोग इससे भोग रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अच्छा, और समाज जैसे खास तौर से मैं आपके उन पारिवारिक जो लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा चाहूंगा कि वो कौन कैसे लोग थे, किस तरह की चीजें आपको उनसे मिली सीखने को, जानने को, और किस रूप में आप उनमें से कुछ लोगों से अभी तक प्रभावित हैं? जी जरूर। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि आज से 60 साल पहले भी मुझे ऐसा परिवार मिला जहां मैंने जन्म लिया कि मुझे पढ़ाया, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने की प्रथा बहुत कम थी, बाहर घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे इसमें बहुत साथ दिया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जीवन शैली अपना रखी थी आदिवासियों के बीच में रहते हुए भी, तो उससे मैं बहुत प्रभावित होती थी।
और आज तक भाई तो खैर अभी कोविड की वजह से उनका देहांत हुआ है साल 1.5 साल पहले ही, लेकिन आज तक मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी हैं और उन्हीं की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। अभी मेरे ख्याल से 45 से 50 साल की जो समयावधि है वो मैंने अपने भाई के साथ ही उनके सानिध्य में ही बिताई है। तो भाई का, बहनों का, माता पिता का जो प्यार और स्नेह था और लोगों के लिए, क्योंकि मैं मेरी माँ की भी बात बताऊं आपको, उनका जो हमारे घर में अगर काम करने वाली भी कोई ढिल नहीं आती थी तो उसके लिए उनका इतना गहरा लगाव था कि वो चाय पिए उसके पहले उसे चाय देती थी, वो खाना खाए उसके पहले उसे कहती थी कि पहले तुम खा लो कि फिर बाद में हम सब मिलके काम करेंगे। तो ये सब बातें मुझे बहुत प्रभावित करती थी, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखती थी कि उन्हीं बिलों का शोषण कई लोग कर रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि हमारे घर से जो कपड़े जाते थे, खाना जाता था, तो वो हमको लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे लोग नहीं देते थे तो वो हमें बहुत कचोटता था। तो ये जो अलग अलग परिस्थितियां घर की और बाहर की मैं देखती थी, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा रचनाक्रम वहीं से शुरू हुआ है। और जी धर्म जी, आपके अनुभव उस पारिवारिक पर्यावरण में किस तरह के रहे? आप अपने माता पिता को और बाकी लोगों को कैसे याद करें? जी, तो मैं शुरू करूंगा अपने मेरे दादाजी से। सेठ वर्दी चंद जी झाबुआ जिले के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। वो चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे और मतलब उनका जो काम करने का तरीका था तो वो 1930-1940 के वर्षों में मध्य भारत क्षेत्र में अगुवाई करते थे। उन्होंने अपनी 4 प्रिंटिंग प्रेसें लगाई, गुप्त प्रिंटिंग प्रेसें, जहां गुप्त साहित्य का प्रकाशन होता था। और 1930 में वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गए और जब वो लौटे वहां से तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो जिला बदर खोलने के बाद वो 6 महीने जेल में रहे। उस बीच उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई, घर परिवार पूरा बिखर गया और मेरे पिताजी को अपने ननिहाल में जाकर के पढ़ाई करना पड़ी। तो इस तरह से वो एक संघर्ष का दौर निकला। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर बने और उन्होंने अपना एक ट्रक खरीदा। तो मैं बचपन से ही ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों के साथ बड़ा हुआ हूँ और बहुत छोटा रहा हूँ, 10-12 साल का, तब से ट्रक चलाना सीखा और उसके बाद में हर तरह की गाड़ी चलाई। और मेरी माँ जो थी वो साक्षर नहीं थी, पर उन्होंने लिखना पढ़ना खुद ब खुद सीखा, उनकी माँ नहीं थी। तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हुए उन्होंने हिंदी सीखी और हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया। तो प्राथमिक शिक्षा मतलब बहुत निचले स्तर से शुरू की मैंने और फिर धीरे धीरे ये है कि संयोग मिलते गए, अच्छे शिक्षक मिले और झाबुआ जैसा जिला मिला जिसने ये बताया कि मनुष्यता क्या होती है और कितनी कठिनाइयों में आप जीते हो। भाई मैंने वहां ये सीखा कि जीवन में कुछ हो नहीं हो, यदि आप में जीने की इच्छा और काम करने की इच्छा है तो कोई चीज आपके लिए मायने नहीं रखती और कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। जरूरत हो आप फर्श पे सो सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, खाना ना मिले तो भी आप काम कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। तो ये जो जीवटता है वो मुझे झाबुआ ने दी और आज मैं अपने मुद्दों के लिए खड़ा होता हूँ, लिखता हूँ और लॉबिंग करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यदि मैं झाबुआ में पैदा नहीं हुआ होता तो शायद मैं पूरा आदमी नहीं होता। निश्चित रूप से। अपने गुरुजनों को कैसे आप याद करते हैं? जब तक मैं भारत में, जब तक मेरे बुजुर्ग गुरुजन रहे, मैं जब भी उनसे मिलता, वो कहीं भी मुझे मिलते, मैं उन्हें प्रणाम करता साक्षात पैर छूकर। और वो कहते कि ये हमारा पढ़ाया हुआ लड़का है जो आज अमेरिका में है, क्योंकि मैं कनाडा में आने के पहले अमेरिका में रहा और भारत सरकार ने मुझे प्रतिनियुक्ति पर बैंक ऑफ इंडिया में भेजा था। मैं 6 साल वहां रहा और उसके बाद में फिर मैं कनाडा में रहना तय किया। तो गुरुजनों के साथ मेरे संबंध बहुत आत्मीय रहे और पूरे सत्कार के साथ में मिला और अब भी मिल जाता रहा, जब तक वो रहे मिलता रहा। वो मेरे काम से वाकिफ होते रहे और मैं उन्हें सारा श्रेय ये देता रहा कि यदि आप लोगों ने मुझे इस तरह से पढ़ना लिखना
नहीं सिखाया होता तो शायद मैं आपकी जो बात जो आप सिखा रहे थे वो सारी दुनिया के सामने नहीं ला पाता। तो आदमी कम से कम अपनी जो स्कूली शिक्षक होते हैं इनका तो बहुत आभारी होता है जो उसकी उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाते हैं, हाथ पकड़ करके लिखना सिखाते हैं, इस तरह से। हंसा जी, आप अपने गुरुजनों को कैसे याद करती हैं? जी, मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ भी आज हूँ, मैं गुरुजनों की वजह से भी हूँ, क्योंकि स्कूल हमारा बहुत छोटा था और वहाँ पर जो हमारे शिक्षकगण थे, वो सब प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करते थे। तो जिस तरह से मैं निबंध प्रतियोगिता या वाद-विवाद प्रतियोगिता में जो भी लिख कर के और वहाँ बोलती थी, तो वो ये कहते थे कि तुम्हारी शैली बहुत अच्छी है लिखने की, तुम बहुत आगे जाओगी। तब मुझे समझ में नहीं आता था ज़्यादा कि आगे जाने का मतलब क्या होता है, मैं बहुत छोटी थी ये समझने के लिए और चूँकि गाँव की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी आगे जाके, तो मैं उस तरह जाके सोच भी नहीं पाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने झाबुआ जिले के अन्य स्कूलों में मुझे भेजना शुरू किया, अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए और वहां से भी मैं जब इनाम लेकर आने लगी या प्रतियोगिता जीत कर आने लगी तो मुझे भी थोड़ा सा महसूस होने लगा, मेरे भाई को भी महसूस होने लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है। तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के बारे में सोचा और मैंने अपनी लेखन शक्ति के महत्व को थोड़ा सा महसूस किया कि हाँ, मैं और लोगों से अच्छा लिख सकती हूँ। एक मैं आपको बहुत मजेदार उदाहरण देती हूँ कि हम जी जब बीएससी में थे, मैं तब शायद 7वीं 8वीं में थी, तो हमारे बीच में ये बहुत अंतर था और गाँव की एक प्रतियोगिता थी, उसमें धर्म जी ने भी हिस्सा लिया था और मैंने भी लिया था। तो धर्म जी को पहला प्राइज़ मिला था और मुझे दूसरा मिला था, लेकिन फिर भी मैं उसमें बहुत खुश थी, ये जान कर के कि एक बीएससी के लड़के के साथ मैंने कम्पीट किया है और मेरे जो स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि तुम इतनी छोटी होकर के उस लड़के से कम्पीट कर रही हो। तो ये एक सीखने वाली और एक महसूस करने वाली बात थी, तो इस तरह से भाई ने मुझे ये सब सुन कर के और आगे बढ़ाया और मैं सोचती हूँ कि ये शिक्षकों की जो प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति थी मुझे और आगे लाने की प्रवृत्ति थी, मुझे हर जगह साथ ले जाते थे हमारे स्कूल के प्राचार्य, दूसरी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, तो मुझे दिखाते थे कि देखो यहाँ ऐसा है, देखो वहाँ ऐसा है। तो शायद मेरी दृष्टि वहीं से थोड़ी-सी विस्तार लेने लगी थी। तो भारत में आपने सबसे पहले कहाँ अपनी नौकरी शुरू की, धर्मपाल जी? जब मैं बीएससी कर रहा था उन दिनों में बच्चों के कॉलम में अपनी रचनाएं भेजता था और वो छपती थी, तो सबसे पहले तो मैं संपादक बनने के बारे में सोचता था अखबार का। तो इंदौर में मैं एक अखबार से जुड़ा, दैनिक अखबार से, और कुछ दिनों काम करने के बाद मुझे लगा कि अखबार में काम, दैनिक अखबार में काम करना बड़ा कठिन काम है। एक दिन मुझे मेरे फीचर राइटिंग पर काफी डांट पड़ी। मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था और मुझे लगा कि ये निर्णय गलत है, तो मैंने खबर बनाई और प्रेस ट्रस्ट का जिस तरह से वो अंग्रेजी में समाचार आते थे, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया, लिखा अपने हिसाब से और फिर संपादक के पास चली गई। वो खबर छपी या नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, तो संपादक जी ने मुझे बुलाया और बोला कि आपको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, यदि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं कि आप सहमत नहीं हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है। और फिर मुझे अखबार के वकील से फटकार मिली और कुछ दिनों में मेरा मन उचट गया कि मैं इतनी सीमाओं में रह करके शायद न लिख पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा। पर उसी अखबार ने मुझे एक इंटरव्यू लेने के लिए उज्जैन भेजा था, विक्रम विश्वविद्यालय में। तब मैं भौतिक शास्त्र के जो भौतिकी अध्ययनशाला के हेड थे डॉक्टर विद्यासागर दुबे, वो उन दिनों अमेरिका से पीएचडी करके लौटे थे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो काफी बड़ा इंटरव्यू, 1 पेज के करीब में छपा था वो अखबार में। तो उनसे बात करते उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि तुम फिजिक्स में एमएससी कर लो, हम तुम्हें वजीफा भी देंगे और आगे भी तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है, तुम यहाँ आ जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, वजीफा मिला और मैं एमएससी करने के लिए चला आया। एमएससी करते करते ही मुझे बैंक ऑफ इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शरीक हुआ और एमएससी पूर्ण करते ही मुझे नौकरी भी मिल गई।
पर मेरी फिर उसके बाद में पोस्टिंग गाँव में हुई पहले, क्योंकि मुझे 7 साल गाँव में काम करना था। तो तब तक मेरी हंसा जी से शादी हो गई। हम दोनों फिर जीरापुर करके एक गाँव है, वहां गए। ब्यावरा जिले में, राजगढ़ ब्यावरा जिले में वो गाँव है। हम वहां रहे। उसके बाद फिर हम उसी जिले के एक दूसरे गांव खोजनेर में रहे। मैं वहां ब्रांच मैनेजर बना। और बस वो एक बार शुरुआत हुई तो फिर बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे उनकी न्यूयॉर्क शाखा में भेज दिया। 6 साल में वहां रहा। इस तरह से विदेश में आ गया फिर। हंसा जी, आपने भारत में कैसे शुरुआत की अपने काम की? जी, वो भी एक मेरी अनूठी यात्रा रही, क्योंकि दोनों छोटी-छोटी बच्चियां थी और जब तक बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी तो कुछ काम करने का सोचा भी नहीं था। लेकिन जब छोटी वाली बच्ची भी स्कूल जाने लगी तो फिर ये दिमाग में आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और संयोग देखिए कि उस समय तदर्थ सहायक प्राध्यापकों की जो वैकेंसीज निकली थी, उसमें मैंने अप्लाई किया। और चूंकि एमए वगैरह में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे, तब तो मैंने पीएचडी भी नहीं किया था, तो मुझे नौकरी मिल गई। तो मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया विदिशा में, भोपाल के पास में विदिशा है, वहाँ के गर्ल्स कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। लेकिन चूंकि धर्मजी बैंक में थे तो उनका तबादला जल्दी जल्दी होता था, तो हर 1.5-2 साल में उनका तबादला हो जाता था। तो भोपाल से उनका तबादला हुआ राजगढ़, मेरा भी राजगढ़ हुआ, फिर उनका ब्यावरा हुआ, मेरा भी ब्यावरा हुआ। तो मध्य प्रदेश शासन से हमारी एक यही रिक्वेस्ट होती थी कि जहां बैंक ट्रांसफर करती है वहां मुझे भी भेज दिया जाए, और ताकि हमारा परिवार ना बिखरे। तो बस एक ही सीट में, जब तक मैंने भारत में काम किया, मैंने 5-6 महाविद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया। और आखिर में जब धर्मजी न्यूयॉर्क आए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि परिवार न टूटने पाए, और इसीलिए मुझे अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी पड़ी। और उसके लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि बाद में आके मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फिर से हिंदी पढ़ाने का मौका मिला। तो देखिए, जब आदमी कुछ खोता है तो कुछ पाता भी है। तो हम न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क में भी मैंने कई संस्थाओं में छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाई, क्योंकि एक फोकस यही था कि मुझे हिंदी में ही काम करना है, हिंदी के लिए ही काम करना है। जो भारत में कर रही थी वही यहाँ पर करना है, और कोई काम मुझे नहीं करना है। तो न्यूयॉर्क में मैंने एक स्वयंसेवी के रूप में पढ़ाया, बहुत अनुभव लिया। और उसके बाद में जब हम कनाडा शिफ्ट हुए, बच्चियां जब यूनिवर्सिटी में आ गई थी, तो ये निर्णय लिया गया कि हम कनाडा में जाकर पेपर्स ले सकते हैं आसानी से, और यहाँ पर अपने लिए कुछ ढूंढ सकते हैं। तो मैंने धर्मजी ने कनाडा में आकर, टोरंटो में आकर एबीसीडी से फिर से शुरू किया। एक जमी जमाई नौकरी उनकी थी बैंक की, उन्होंने भी रिजाइन किया, मैंने भी रिजाइन किया अपने महाविद्यालय पद से, और दोनों ने फिर से शुरू किया। और अब कहीं जाके बच्चे सेटल हैं, हम दोनों भी सेटल हैं, और अब इसीलिए हम थोड़ा सा रचना क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हंसादीप जी, जब आप साथ में गई थी, ऐसा लगता है मुझे कि साथ में आप गई थी, तो आपके अनुभव किस तरीके से रहे वहां? मेरे अनुभव धर्मजी से कुछ अलग है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि परिवार ना टूटे, इसलिए हम साथ गए थे। और मैं अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ के जा रही थी। मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी उन दिनों, वहां पर मेरी 11 साल की नौकरी थी। लेकिन चूंकि परिवार के साथ रहना था, इस वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो मुझे थोड़ा सा समय लगा वहां पर सेटल होने में, और अपनी महाविद्यालयीन यादों को भुलाने में, और नया काम ढूंढने में। क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी में ही फोकस करना चाहती थी, मुझे कोई और दूसरी नौकरी करने की इच्छा थी ही नहीं। तो चूंकि हिंदी में ही काम करना था, तो थोड़ा मुझे समय लगा, उसमें थोड़ा सा धैर्य की जरूरत थी। और चूंकि परिवार साथ में था, तो वो संबल मेरे साथ था। तो मैंने धीरे धीरे वहां के मंदिरों में जाकर हिंदी पढ़ानी शुरू की, ताकि मैं वहाँ की जो पद्धतियां हैं, बच्चे किस तरह से बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरा अनुभव था बीए और एमए को हिंदी पढ़ाने का, लेकिन वहां मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना था, और उन बच्चों को जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, जिन्होंने मम्मी पापा से हिंदी सीखी जरूर है, लेकिन वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो उनके लिए वो अनार का, आम का, ये कुछ काम नहीं आने वाले थे। उनके लिए एक नई पद्धति शुरू करना थी। तो मैंने सबसे पहले उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं घर में थी, और
सिर्फ शनिवार और रविवार को हिंदी पढ़ाने जाती थी, तो मेरे पास इतना समय था, मैंने कुछ उस तरह से वहाँ की शैली में किताबें बनानी शुरू की और इस तरह से धीरे-धीरे बच्चे वहाँ पर जो बच्चों का समूह था, पहली से 8वीं तक के बच्चे थे। फिर 8वीं से 11वीं तक के बच्चे थे, तो मैं उनकी अलग-अलग कक्षाएँ मंदिरों में लेती थी, वो स्वयं सेवा थी और उस स्वयं सेवा से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मुझे यहाँ कनाडा में आकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाने में बहुत काम आया। तो कहते हैं ना कि आप जब किसी काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है और मैं कहती हूँ मैंने सिर्फ हिंदी पढ़ाना शुरू किया, लोग हँसते थे मुझ पर कि न्यूयॉर्क शहर में जाकर हिंदी कौन पढ़ाता है? और वो भी फ्री में पढ़ाते हैं। तो उस समय ये सब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि मुझे अपने आप को व्यस्त रखना है और मुझे हिंदी के साथ ही जुड़ के रहना है। तो ये जो छोटा-सा प्रयास जो मैंने शुरू किया था, वो यहाँ आकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आकर उसका फल मुझे बहुत मिला और मैं 2004 से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ा रही हूँ और अभी तक पढ़ा रही हूँ निरंतर काफ़ी कोर्सेज़ हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो वो जो मेरी शुरुआती प्रक्रिया थी, न्यूयॉर्क शहर ने जो मुझे दिया, वो इस तरह से दिया कि मैं ताउम्र उसको याद रख सकती हूँ और जो हिंदी पढ़ाने की अलग शैली मैंने खुद विकसित की है। ताकि जो बच्चे हिंदी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अहिंदी भाषी जिनको कह सकते हैं, तो पढ़ाने की जो शैली विकसित की है, वो मुझे यहाँ पर बहुत काम आई। तो वो न्यूयॉर्क शहर की मैं ऋणी हूँ कि न्यूयॉर्क में रहते हुए 5 साल में मैंने जो काम किया, वो यहाँ पर मैंने आगे बढ़ाया। क्या बात है। तो एक तरह से ये तो आपका काम है, विशेष रूप से काम है, आपने हिंदी शिक्षण के लिए बहुत सारा कुछ किया है, किताबें लिखी हैं आपने। जी। अब साहित्य की तरफ आते हैं, आप दोनों लेखक हैं और लेकिन दोनों के पेशे दो रहे हैं, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ और एक बैंकर। तो किसने किसको प्रेरित किया लिखने के लिए? जी। तो मैं शुरू करूं या हंसा जी शुरू करें? जी 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 जी, हाँ हाँ, एकदम अनौपचारिक है, आप शुरू कीजिए। हाँ। तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन में बीएससी करने के बाद में एक अखबार से जुड़ा, वो इंदौर से निकलता है, स्वदेश, अभी भी निकल रहा है। तो मैं उसमें प्रशिक्षु संपादक के तौर पर शामिल हुआ। तो उसी अखबार में मैं पहले फूल बगिया करके कॉलम था जो बच्चों के लिए था, वैसे ही नई दुनिया करके एक अखबार था इंदौर से निकलने वाला, तो उनमें बच्चों की दुनिया करके एक कॉलम था। तो उनमें मैं एक छात्र के रूप में उनमें अपनी रचनाएं बेचता रहता था और प्रकाशित होती थी। तो मेरा जो पहला उद्देश्य था कि मैं संपादक बनना चाहता था किसी दैनिक अखबार का। तो मैंने वैसे ही कोशिश की बीएससी की छुट्टियों में और मैं इंदौर चला गया, स्वदेश में मैंने ज्वाइन किया, वहाँ काम करना शुरू किया, सीखा कि एक अखबार किस तरह से निकलता है और रात को 1 बजे तक या 12 बजे के आसपास जब पूरा अखबार तैयार हो जाता है डाक संस्करण भेजने के लिए, तो संपादक या संपादक मंडल के लोग तब घर जाते हैं और इस तरह से चलता रहा वो। पर जो कानूनी बातें हैं उनको लेकर के मेरी समझ एक बहुत अलग तरह की थी। और फिर क्या हुआ कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कोई ऐसा निर्णय आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उस पर एक रिपोर्ट लिखी और उसमें ये लिखा कि ये जो निर्णय है वो गलत है। और वो अखबार में चली गई, संपादक के पास चली गई, छपी या नहीं छपी मुझे नहीं मालूम। पर मुझे दूसरे दिन अखबार के दफ्तर में फटकारा गया बुला करके कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, आप असहमत हैं तो आप लिखिए आप असहमत हैं। पर तो मुझे इतनी डांट पड़ी और फिर मेरा उस अखबार से और उस तरह के काम करने से मन उचट गया। फिर मैंने सोचा कि स्वतंत्र रूप से लिखना और अपनी बात कहना वो ज्यादा अच्छा है, बजाय किसी कानूनी झमेले में पड़ करके। पर खैर मैं अखबारों से जुड़ा रहा और फिर इस बीच उसी अखबार के लिए एक इंटरव्यू करने के लिए गया। भौतिक अध्ययनशाला में उन दिनों डॉक्टर विद्यासागर दुबे थे, वो अमेरिका से न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करके आए थे और वो उसके हेड थे। तो मैं विज्ञान में हिंदी कॉलम लिखता था वैज्ञानिक विषयों पर, तो उनसे इंटरव्यू करने के लिए पहुंचा।
तो उन्होंने मेरी हिंदी में रुचि देखकर और विज्ञान में भौतिक शास्त्र का बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा, तो उन्होंने ऑफर किया कि आप आ जाओ, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आप वो एमएससी करो। और वो रहे तो उन्होंने कहा कि आप सीएसआर की स्कॉलरशिप ले लो, हम आप वैज्ञानिक बनो। उन्होंने फिल्म विषय सुझाया, पर मेरी रुचि कुछ और थी, मैं लिखना भी चाहता था। और फिर बैंक ने ऑफर किया, मैं बैंक की नौकरी में आ गया और मेरी पोस्टिंग्स लगातार गांवों में होती रही। हमारे लिए जरूरी था एक रूरल टेन्योर पूरा करना 7 साल का, तो मैं और हंसा 7 साल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहे पहले। और फिर देखिए कि शहरों से अंतरराष्ट्रीय और इस तरह से वो यात्रा चली, पर लिखना कभी नहीं छूटा। और इस लिखने के कारण मैं संयुक्त राष्ट्र संघ तक गया। उनके साथ मिलकर के मैंने सांस्कृतिक आयोजन किए न्यूयॉर्क में, और कॉन्सुलेट से जुड़ा, कॉन्सुलेट की हिंदी समितियों से जुड़ा। तो हिंदी के लोग लेकर राजभाषा और उनकी मतलब इस तरह के प्रयोगों से भी मैं जुड़ा रहा, और वो हिंदी मेरे काम करने की एक शैली बन गई। और जब मैं कनाडा आया तो यहाँ भी हिंदी मुझ पर हावी रही, और फिर हम ये कोशिश करते रहे कि यहाँ के जितने सरकारी संसाधन हैं, भारतीय संसाधनों को छोड़ करके, क्या हम हेरिटेज लैंग्वेजेस के रूप में हिंदी को यहाँ की स्कूलों में, पूरे देश की स्कूलों में पढ़वा सकते हैं क्या। उस दिशा में काम करना शुरू किया, और मुझे कहते हुए खुशी है कि कनाडा में कम से कम 300 स्कूल ऐसे होंगे जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है, चाहे वो सप्ताह में एक दिन पढ़ाई जाती हो। और कम से कम 10 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदी के पाठ्यक्रम ऑफर किए जाते हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कम से कम 3 से 4 पाठ्यक्रम हंसा कभी कभी पढ़ाती हैं। तो इस तरह से है, तो ये इसमें कोई सरकारी संसाधन नहीं लगा है, पर ऐसे स्वयंसेवक लगे हैं जिनकी हिंदी में जुनून रुचि है, जो अपनी मातृभाषा जिससे जुड़े हैं, जिनको इस बात के लिए सरकार से कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, या कोई पहचान नहीं चाहिए, या सम्मान नहीं चाहिए कि वो हिंदी में काम करते हैं। मैं हिंदी में इसलिए काम करता हूं कि मेरी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हिंदी में हो सकती है। मैं अंग्रेजी में भी लिखता हूं, और मुझे बार बार लगता है कि मैं अंग्रेजी में कितना भी कहूं, मैं अपनी आत्मा को अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, मेरी आत्मा हिंदी में ही बोलती है। तो ये बातें हैं भाई। सादीप जी, आपके अनुभव कैसे बने, जो एक दूसरे को प्रेरित करने के अनुभव है, कि कैसे आप दोनों, जब एक ही घर में 2 लेखक होते हैं और दोनों की विधाएं आत्मिक हैं, दोनों गद्य भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख रहे हैं, और साथ साथ ये है कि उनके पास एक दृष्टि है जिसमें वो अपने देश को भी देख रहे हैं, बाहर को भी देख रहे हैं, जो जीवन में बदलाव आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे को प्रेरित आप करते रहे हैं लेखन में? जी, हम एक दूसरे को इस तरह से प्रेरित करते हैं क्योंकि हमारी विधाएं दोनों की अलग अलग हैं। धर्म जी कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, मैं कहानियां लिखती हूँ, उपन्यास लिखती हूँ। तो क्या होता है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो पहला पाठक जो होता है, उनकी रचनाओं का मैं और मेरी रचनाओं का वो होते हैं। और चूंकि हम एक ही पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, एक ही जगह से सफर करते हुए अलग अलग देशों में भी रह रहे हैं, तो हमारी जो सोच है वो काफी मिलती जुलती है। तो क्या होता है, अगर किसी से कोई बात छूट जाती है तो तुरंत एक सुझाव मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी रचना थोड़ी सी वहां पर मुखर और प्रखर हो जाती है, और जो बात छूट रही हो या आना चाहिए वो आ जाती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं नहीं लिख पा रही हूँ या धर्म जी नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को इस तरह से प्रेरित करते हैं कि आज मैंने ये लिखा है तो आपको भी लिखना चाहिए, या वो कहते हैं तुम्हें भी लिखना चाहिए। तो इस तरह से जो प्रतियोगिता होती है हमारी घर से ही शुरू होती है कि अच्छा आपने 2 लिख ली, मैंने तो 1 ही लिखी। कुछ इस तरह से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। और किताबों का भी यही होता है, उनकी आ रही है, मेरी नहीं आ पा रही है, तो हमारी जो स्वस्थ प्रतियोगिता एक दूसरे में चलती है, उस प्रतियोगिता से हमें बहुत फायदा मिलता है। और दूसरी बात ये है कि एक
क्रॉस चेकिंग बहुत जरूरी होती है लेखन में, जो हमारे घर में हम दोनों के बीच में हो जाती है कि अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है तो मैं कह देती हूँ कि नहीं ये गलत है, और मैंने कुछ लिखा है या छोड़ दिया है तो वो जरूर कह देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए फायदा है। और मैं कनाडा की और अमेरिका, इन 2 देशों की शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें बार-बार याद दिलाती हैं कि हम किस पृष्ठभूमि से आए हैं। तो जब भी हम लिखते हैं भारत तो हमारे साथ है ही, वो तो सिराओं में बहते हुए खून की तरह है, उसे तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जननी जन्मभूमि का तो अपना एक स्वर्ग जैसा महत्व है ही। तो जो भी हम लिख रहे हैं, भारत तो आता ही आता है उसमें। कई बार ये भी आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है कि आप लोग वहाँ रहते हैं तो भारत के ऊपर क्यों लिख रहे हैं? भारत में तो लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन हम कैसे छोड़ दें उसको? जिस देश में हमने 35 से 40 वर्ष बिताए हैं, वो तो हमारे भीतर समाया हुआ है। तो पहले वहीं से हमारे पात्र चलते हैं। तो जैसे मेरे उपन्यास हैं 2, कुबेर और बंदमुट्ठी, दोनों में, और केसरिया बालन जो अभी-अभी आया उसमें, सभी में ये हुआ है कि पात्र पहले भारत से चलते हैं और फिर विदेशों में जाकर के और क्या हुआ है, वहाँ की जो उनकी गतिविधियाँ हैं या वहाँ के जो उनके संघर्ष है, उनको उसमें लाया जाता है। तो एक भोगा हुआ जो सच है, वो जब कागज़ पर उतर कर आता है, वो उसका एक अलग महत्व होता है। और मैं सोचती हूँ हमारे साथ यही होता है, और हम उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। भारत को अलग करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चाहे कितने ही आरोप लगा दिए जाएँ। लेकिन भारत के साथ रहकर लिखते हुए ही हम सच्चाई का चित्रण कर पाते हैं। और ये हम दोनों के बीच में आपस में कई बार चर्चा का विषय भी रहता है कि हम ऐसा क्या करें कि दोनों देशों से जुड़कर रहा जाए। धर्म जी, आपके जो धर्म जी जब कैरेक्टर्स जन हैं, लिखते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति पर क्यों लिखते हो आप? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही कि जिस देश में आप रहते हैं, खासतौर से एनआरआईज की दिक्कत यह है कि वे लोग भारत को लेकर बहुत सांप्रदायिक रुख रखते हैं। मुझे लगता है कि एक दंपति के रूप में, एक लेखक के रूप में आप लोगों से बातचीत करते हुए मुझे समझ में आया कि आप लोग काफी खुले दिमाग से चीजों को सोचते हैं, लिखते हैं। धर्म जी से मैं जानना चाहता हूं कि उनके जो व्यंग के कैरेक्टर हैं ज्यादातर, वो भारत से ही जुड़े होते हैं, और जबकि व्यंग एक ऐसी विधा है जो आपको लगातार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक विद्रूपताओं को देखने की एक दृष्टि ऐसी देता है जहां आप चीजों को पकड़ते हैं और फिर उसको कहते हैं। तो कैसे आप मैंने अभी तक उनको अपडेट कैसे करते हैं? देखिए, जहां तक खुद को अपडेट करने का सवाल है, मैं उन समाचार माध्यमों पर जाना और उन्हें पढ़ना पसंद करता हूँ जिनके बारे में मुझे संतुष्टि कि वो निरपेक्ष दृष्टि से देखते हैं, उनकी कोई उन पर कोई राजनीति हावी नहीं है, और मैं कम से कम उनसे सही जानकारी पा सकता हूँ। तो उसमें मैं 3 अखबारों को निरंतर देखता हूँ। पहला है द हिंदू, दूसरा हिंदी का जनसत्ता, और तीसरा बीबीसी की हिंदी सेवा है। तो होता क्या है कि जब आपको सही चीज मालूम हो करना रहती है कि आप कश्मीर में क्या हो रहा है, घाटियों में क्या हो रहा है, तो मैं उस डेप्थ में जाकर के देखूंगा कि वहां का एक पत्रकार किस तरह से अपनी डीवीडी और सीडी बना करके और हवाई जहाज के किसी यात्री को वैसे ही थमा देता है और बोलता है कि इसे बीबीसी के दफ्तर में जाके दे देना, या आपको वहां पर एक आदमी मिलेगा जो सिर्फ ये कोड संदेश देगा और दे देना। तो 2 अपरिचित लोग एक दूसरे से मिलकर के और संवाद पहुंचा रहे हैं कि आज श्रीनगर में क्या हुआ। तो उस तरह की जब खबरें आती हैं, वो भारत में हो सकता है कि सेंसर हो जाए, भारत में ना आ पाए, पर यदि आप किसी जागरूक मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं तो आपको उस फील्ड की खबरें मिल जाती हैं। दूसरा, मैं उन छोटे छोटे अखबारों को जाता हूं जो विद्रोही तेवर लिख करके और जन समाज की चीजों को लेकर के लिखते हैं। मैं आप सामने इसलिए भी नहीं कहूंगा कि रामजी यादव बहुत तीखा लिखते हैं या सरकार की खाल उधेड़ देते हैं, वो आपको देख के मैं नहीं कह रहा हूं, पर यदि आपको न जानने वाला व्यक्ति भी पढ़ेगा
तो आपकी भाषा को, आपके तेवर को लेकर के उसे लगेगा कि ये आदमी जो लिखता है वो उसके पाठक की आत्मा को झकझोरता है। परसाई को यदि हम याद करें तो वो सीधे कहते हैं कि आप जो लिखते हैं उसका ये असर होना चाहिए कि आदमी हंसे, मुस्कुराए नहीं, खुश न हो, पर वो विचारे, एक अपने आप में उसको आंदोलित कर जाए कोई चीज। तो जब मैं आपके संपादकीय पढ़ता हूँ या आपसे जुड़ने का जो मेरा कारण रहा है, तो मुझे वो भाषा मिलती है जिसमें मैं खुद को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे उस स्तर पर जाकर के जुड़ता हूँ कि राम जी कह रहे हैं तो उसमें कितनी गंभीरता है। और जब आप सामाजिक मूल्यों को लेकर के किसी प्रतिष्ठापूर्ण समाज की या प्रतिष्ठापूर्ण जातियों की और उनके द्वारा किए गए विभेदों की और उसके द्वारा बनाए गए जाति वर्ग और ऊंच नीच की जब बात करते हैं और जब आप उस पर प्रहार करते हैं या आपके लेखक प्रहार करते हैं, तो तब मैं उनको पढ़ता हूं कि उनकी जो आत्मा है उस संघर्ष के बारे में बोल रही है जो छोटी जातियों ने उठाए हैं और जिन्हें मनुष्य होने के कारण छोटा, ऊंचा और मध्यम करार दिया गया है और जिनसे सत्ता ने सुविधाएं छीनी हैं। ये सत्ता का दोष है, मनुष्य का दोष नहीं है। जो चाहे वो राजाओं की सत्ता रही हो, चाहे प्रजातंत्र की सत्ता रही हो, उन्होंने उन्हें अवसर उपलब्ध नहीं कराए, उनसे अवसर छीने और उन अवसरों को छीन करके जाति पाति इकट्ठी की और उस मनुष्यता को, समूची मनुष्यता को भ्रम पैदा किया और उनका सिर्फ एक मकसद था कि वो अपनी सत्ता में बने रहें। तो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जब इतना बड़ा खेल होता है और जब कोई आदमी उसके विरुद्ध बोलता है तो हर बुद्धिजीवी को ये लगेगा कि ये आदमी सही है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो बोल रहा है। तो ये बातें हैं जो आंदोलित करती हैं और ये बातें हैं जो आपको एक समूह से जोड़ती हैं। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इसमें सिर्फ मनुष्य के प्रति मनुष्य की पक्षधरता है। तो निश्चित रूप से, और मनुष्यता की, जहां तक मनुष्यता का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो भी इंसानियत का पक्षधर होगा, इंसान का पक्षधर होगा, उसको इतिहास और वर्तमान में यह देखना पड़ेगा और भविष्य को का भी आकलन ऐसे करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो अभी तक बहिष्कृत किए गए हैं और दबाए गए हैं, एक दिन वे उठ खड़े होंगे। तो जो समाज आज बहुत चमक रहे हैं वे अपराधी साबित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उन समाजों को दबाने में कोई न कोई भूमिका अदा की है। जैसे भारत में जो जाति व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद और सामंतवाद है, और उसके जितने भी असर हैं, बुरे या अच्छे, उन सारे माने उन प्रभावों से दूसरे लोगों को कमतर आंकने वाले, उनके अधिकारों की टकैती करने वाले, उन सारे लोगों को एक दिन इतिहास में जैसे एक अपराधी की स्थिति ही मिलेगी। और आप इस तरीके से सोचते हैं, मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा और सुखद अनुभूति है कि आप जो बचपन में उन लोगों को, भील समाज के और किसानों के बीच में जो आप पढ़ाते थे कि अपने नाम का जो है नाम अपना लिख सके और वो देख सके कि 1 और 1 2 ही है, 1 और 1 11 नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। यह सरोकार निश्चित रूप से वहीं से चलकर आपके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और ये सरोकार बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में भारत के लोग जहां जहां भी गए हैं, उन सारे लोगों में से अधिकतम तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ऐसी संख्या रही है जिन्होंने भारत को भारत बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। आप जैसे देखिए कि माने गदर पार्टी का जो है की स्थापना लंदन में हुई, जहां जिसका उपनिवेश भारत में था, जिस देश का उपनिवेश भारत था, वहीं से उसकी मुक्ति का सपना भी देखा जा रहा है। और 1-2 लोग नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में जो है लोग थे। और उधम सिंह आप देखिए कि जनरल डायर से जो है बदला लेने के लिए वो वहीं गए। और कनाडा में भी, कनाडा की भूमिका भी देखिए भारत के संदर्भ में तो काफी पॉजिटिव रही है। और अमेरिका में भी बहुत सारी लोकतांत्रिक आवाजें उठती ही रही हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद एक चीज है, लेकिन लोकतंत्र की आवाजें बिल्कुल दूसरी चीजें हैं। और अमेरिका में आप देखिए लेखकों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी रही है जिन्होंने लोकतंत्र और समाजवाद के लिए संघर्ष किया। और मुझे लगता है कि जो भी लोग ऐसे करते हैं वो अपनी आत्मा को
बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, अपनी प्रतिभा को, अपनी मेधा को एक बड़ा मुकाम देते हैं। ये मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह की चीजों को सोचते हैं। मैं एक इस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा कि कनाडा की तरफ आपकी जो यात्रा हुई, कनाडा में बस गए आप लोग, तो कैसे कनाडा, न्यूयॉर्क से कनाडा किस तरीके से आप गए? ये थोड़ा सा संवेदनशील मुद्दा है, पर अब मैं 70 साल का हो रहा हूं तो मैं इन चीजों को बता सकता हूं कि मैं जब अमेरिका आया तब मेरे पास भारत सरकार का पासपोर्ट था, जिसे बोलते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। तो मैं अमेरिका में यदि काम करना चाहूँ तो मुझे उसको वहां काम करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार अपने किसी अधिकारी को खोना नहीं चाहेगी। तो इसकी दो शर्तें ये थी कि एक तो मैं पहले अपना ऑफिशियल पासपोर्ट सरेंडर करूं, एक सामान्य नागरिक का पासपोर्ट लूं, और उसके बाद में मैं अमेरिका से कम 1 साल दूर रहूं, बाहर रहूं जाकर के, और फिर से वापस आऊं अमेरिका और फिर अपना वीजा बनवाऊं और वहां पर रह सकूं। ये उसका लीगल रास्ता था और मैं उस कानूनी तरीके से ही रहना चाहता था। तो सबसे पहले तो मैंने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया, ऑफिशियल पासपोर्ट, अपनी सारी सुख सुविधाएं सरेंडर की। उसके बाद में मैं एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर कनाडा में मैंने अप्लाई किया। चूंकि मेरा अनुभव व्यापक था तो मुझे तत्काल कनाडा में रेसिडेंसी मिल गई। मैं यहाँ आया। यहाँ आकर के मुझे लगा कि यहाँ का समाज मेरे सोच के काफी करीबी समाज है बजाय अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है और कनाडा एक सोशलिस्टिक कंट्री है। तो यहाँ की जो पूरी समाजवादी विचारधारा थी, जहाँ सरकार समाज के बारे में सोचती है, समाज के हर वर्ग के उत्थान के बारे में सोचती है, और एक न्यूनतम आय का स्तर हर आदमी के लिए बना करके रखने के बारे में सोचती है। तो मुझे लगा कि मुझे शायद यहाँ काम करना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे सिर्फ 1 ही साल बाहर रहना था अमेरिका से, पर मुझे टोरंटो और न्यूयॉर्क में फिर जमीन आसमान का अंतर लगने लगा कि मेरा जीवन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, पर मुझे ऐसा देश चाहिए जहां मेरे काम का मूल्य हो और जहां मुझे काम करने की स्वतंत्रता हो। हालांकि मैं अमेरिका में भी रहकर के यही काम करता, पर फिर मुझे अच्छे मौके कब मिले काम करने के लिए। मैं मानवतावादी कुछ ऐसे समूहों से फिर जुड़ा कि मतलब फिर ये एक लंबी कहानी हो जाती है कि मैंने यहाँ काम करना शुरू किए। पर मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं अपने विचारों के करीब काम कर रहा हूँ और वही मेरी आजीविका बने। और मुझे जितना पैसा चाहिए था उससे कहीं अधिक कमाया, पर मैंने जो काम किया उसका मुझे संतोष है कि मैंने अपने किसी समय को सिर्फ पैसे के लिए नहीं गंवाया या पैसे के लिए काम नहीं किया। मैंने अपने काम के लिए और जिन चीजों में मेरी आस्था है उनके लिए काम किया। तो ये मैंने कनाडा आकर के सीखा कि कई चीजें जीवन में गौण हो जाती हैं। झाबुआ से मैंने ये सीखा कि यदि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप पूरी दुनिया को चुनौती दे सकते हो। और जब आपके मन में ये विचार आ जाए कि मैं ये करूंगा और मेरा ये लुट जाएगा, ये खो दूंगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आपको पद न चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पैसा चाहिए, तो आप खुल करके किसी के भी विरुद्ध, और यदि आप सच हैं तो बोल सकते हैं। तो मुझे वो चाहिए था, वह स्वतंत्रता चाहिए थी, क्योंकि मैं झाबुआ से और चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी से आया हूं। तो शायद ये चीजें मेरे लिए अहम थी और इसलिए मैंने कनाडा चुना। हम कट गए या शायद इंटरनेट कटी है कहीं? बात कर रहे थे कि आप जो अपने लेखन में जब अपडेट रहते हैं, आपने बताया कि किस तरीके से भारत से जुड़े रहने के लिए आप यहाँ के समाचार पत्रों को और दूसरे तमाम सारे माध्यमों को, क्योंकि आज जो भारत में जिस तरीके की मीडिया हो गया है जी कि हर झूठ को वो सच बनाकर पेश कर रहा है, उसमें इस बात की विश्वसनीयता बहुत खतरे में पड़ गई है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और आपने जिस तरीके से हिंदू अखबार का नाम लिया, हम भी द हिंदू मंगाते हैं और इसलिए मंगाते हैं कि हमको
कम से कम वह वे कहानियां मिल सके, वे तथ्य मिल सके जो हमारे देश में बिखरे पड़े हैं। जैसे हिंदू के जरिए से ही हमने ये जाना कि किस तरीके से जो हाथरस में एक बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ जो है बलात्कार और उसकी हत्या करने की स्थिति हत्या की गई और उसके घर वालों को उसकी लाश जो है देखने तक नहीं दी गई और उसका आधी रात में अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद 1 साल के भीतर वहां क्या हुआ, इस चीज को इस बात को द हिंदू के पत्रकार ने वहां जाकर जो तथ्य वो सामने ले आके उन्होंने रखा कि पूरे गांव के पशुओं का गोबर उस लड़की के घर वालों के सामने इकट्ठा किया गया और बरसात में जब वो गोबर सड़ जाता था तो किस तरीके से असह्य बदबू होती थी, उसमें उन लोगों को जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये हमारे सामने एक ऐसा यथार्थ है जो आमतौर पर भारतीय मीडिया नहीं दिखाता। इसलिए भारत की मीडिया के जरिए से जानना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। वो तो सामाजिक जो दायरे हैं मीडिया के, सोशल मीडिया जिसको कहा जाता है, सोशल मीडिया के जरिए से हम बहुत सारी चीजों को जान पाते हैं। उसमें लाइवली हम लोग जो है फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से एक दूसरे से परिचित होते हैं निश्चित रूप से। अब मैं हंसादीप जी से ये जानना चाहता हूँ कि जब वे न्यूयॉर्क से कनाडा की ओर आई तो यहाँ पर उन्होंने हिंदी शिक्षण का एक बड़ा काम किया और उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है, काफी जो है सम्मानित नाम है उनका। और वहां से इस माहौल में कैसे आई, कैसे ढली, किस तरीके से काम किया और कैसे अपना एक समाज बनाया उन्होंने? हंसादीप जी। जी, कनाडा में हिंदी का समाज और हिंदी के जानने वाले लोग काफी हैं, क्योंकि कनाडा एक बहुसांस्कृतिक देश है। अलग अलग देशों से आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं और भारतीय लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और इसी वजह से हिंदी की कक्षाएं सभी स्कूलों में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी एक सबसे जो खास बात मैंने सीखी है वो ये है कि वहां रहकर मध्य प्रदेश में रहते हुए हमने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों के लोगों को नहीं जाना था, भारत के ही लोगों को। लेकिन यहाँ मेरी कक्षा में हर प्रदेश के छात्र हैं, जो तमिलनाडु से भी हैं, कर्नाटका से भी हैं, इधर हमारा पश्चिम बंगाल से भी हैं, गुजरात से भी हैं। तो उन सब के साथ रहते हुए कभी हमें ये नहीं लगा कि ये गुजराती है या ये बंगाली है या ये कौन है। ये सारे लोग हमारे सामने उस समय भारत के ही होते हैं, और भारत के लोगों के साथ रहते हुए जब हम दूसरे देश के छात्रों को पढ़ाते हैं तो एक ऐसी संस्कृति या हम ये कहें कि ऐसी सोच विकसित हो जाती है कि हर मनुष्य एक जैसा है। जब उनसे हम बात करते हैं, उनके देश के बारे में बात करते हैं, और जब हम भारत के अलग प्रदेशों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी बातें एक छोटे से क्लासरूम में निकल कर आती हैं बाहर, और तब लगता है कि ये देशों के बंधन, सीमाओं के बंधन कहीं मायने नहीं रखते हैं। असल में मनुष्य की जो सोच है वो मायने रखती है कि आप किसी भी मनुष्य के बारे में क्या सोचते हैं। तो कनाडा में रहते हुए मैंने इन सब लोगों के साथ रहते हुए, यानी मैं युवा लोगों के साथ ज्यादा समय बिताती हूँ। आप जानते हैं कि सभी छात्र मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होते हैं। तो युवाओं के साथ रहते हुए जो सबसे बड़ी बात आप सीखते हैं वो ये है कि आप हमेशा अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मैं उम्र के उस मोड़ पर हूं और वो उम्र के उस मोड़ पर हैं, तो उनके उस लेवल पर जाकर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अगर उन्हें पढ़ाती हूँ तो मुझे किस तरह से पढ़ाना है। तो मेरा एमए का ज्ञान या पीएचडी का ज्ञान या हिंदी का ज्ञान वहां काम नहीं आता। मुझे उनके स्तर तक जाकर पढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है और उन्हें समझना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी जगह में उन्होंने जन्म लिया है जहां उनका हिंदी से कोई वास्ता नहीं था। क्योंकि जब बहुत सारे देशों के छात्र मेरी कक्षा में होते हैं तो वो क्यों हिंदी सीख रहे हैं ये भी एक
अलग वजह होती है। कोई अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए सीख रहा है, कोई बॉलीवुड के लिए सीख रहा है, कोई भारत में जाकर के आईटी में काम करना चाहता है, मल्टीनेशनल में काम करना चाहता है। तो उन सबके विचारों के साथ खुद को जोड़कर हिंदी पढ़ाना और उन्हें समझना, उनकी जो समझने की शक्ति है उसको पहचानना, वो एक खास बात मैंने सीखी है। और उस सोच के साथ पढ़ाते हुए मैं जब आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लिखने के लिए कई कथ्य मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग भारतीय पृष्ठभूमि से मिलते हैं, अमेरिकन पृष्ठभूमि से जहां मैं हिंदी पढ़ाती थी वहां से मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से भी मिलते हैं। तो जिस तरह से कनाडा में रहते हुए सोच के दायरे व्यापक हुए हैं, उसने मुझे अलग अलग कथ्य भी दिए हैं, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, या जो भी मैं लिखना चाहती हूँ, चाहे टोरंटो शहर के बारे में लिखूं, चाहे किसी भी आलेख को कागज पर उतारूं, तो वो सारी सोच मेरे साथ होती है। और मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए एक तरह से खजाना है, जिसे मैं हमेशा उसका उपयोग करती रहती हूँ। तो बहु संस्कृति में रहकर बहु देश की सोच के साथ रह करके जब एक रचनाकार अपनी रचना को सामने लाता है तो उसे खुद बहुत संतुष्टि मिलती है, और मैं सोचती हूँ मेरे साथ भी यही हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि जैसे कनाडा फिलहाल पंजाबियों के सपनों का एक जो है देश है, और टोरंटो, ओटावा जैसे कुछ जो है माने इलाके हैं, शहर हैं और प्रोविंस हैं जहाँ की वे बहुतायत हैं। पंजाबियों को लेकर हजारों किस्से भारत में प्रचलित हैं कि कैसे वे यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से पहले तो जमीन बेचकर किसी तरीके से वहां जाते हैं और वहां सेटल होते हैं। और अमूमन एक विषय था बड़ा भारी कि लोग जो है आते थे और यहाँ की किसी लड़की के साथ विवाह करते थे और फिर कुछ दिन रहकर वो चले जाते थे, कभी नहीं लौटते थे। तो इस तरह से, और विदेशों में भी ऐसा होता ही होगा कि जो कम्युनिटी या जो जिस क्षेत्र के लोग बहुसंख्यक होते होंगे, वो सारे के सारे लोग वे सारे के सारे लोग क्या दूसरे लोगों के साथ उस तरीके से मिक्सअप होते हैं, या दूसरे लोग जो है उस तरह के मिक्सअप होते हैं जैसे भारतीयों में हर हर राज्य से कुछ न कुछ लोग कनाडा में होंगे निश्चित रूप से, जैसा कि आपने अभी बताया। लेकिन क्या पंजाबियों और दूसरे माने राज्यों के लोगों से इस तरीके का भाईचारा और इस तरह का संवाद रहता है? जी, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से संवाद रहता है। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरे आसपास ही, मेरे घर के आसपास ही कोई थाईलैंड से है, कोई फिलीपींस से है, कोई आयरलैंड से है, तो कोई यूरोप के किसी शहर से आया हुआ है, तो अलग-अलग देशों के हैं, लेकिन हम सभी लोगों में इतने अच्छे संबंध हैं कि कहीं कोई मनमुटाव वाली बात कभी नहीं आती, बहुत सहयोगी भावना रहती है। और खास तौर से जब आपने पंजाबी पृष्ठभूमि का जिक्र किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में रहते हुए मेरा कभी भी किसी पंजाबी भाषी से या पंजाबी बोलने वाले या पंजाब में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ आकर जब उन लोगों से संपर्क हुआ, तो वो किसी भी कारण से यहाँ आए हुए, कोई भी वजह रही हुई हो, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका खान-पान मैं अगर कहूँ कि कनाडा में उनका वर्चस्व है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी पंजाबी रह चुके हैं और कई मंत्री रह चुके हैं, अभी भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम किया है। एक हाँ, उड़ती-उड़ती बात ज़रूर कही जा सकती है कि पंजाब है, कनाडा क्या है, पंजाब है छोटा, लेकिन इस के पीछे जाकर उसकी अंदरूनी बात यह है कि उन्होंने यहाँ आकर पूरी मेहनत से अपने आप को यहाँ स्थापित किया है। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व महसूस होता है कि बहुत सुसंपन्न लोगों में से एक कहे जाते हैं वो। और कहीं भी टर्बन अगर दिखाई देती है लोगों को, तो बड़ा सम्मान करते हैं और तुरंत वो कह देते हैं हाँ, ये इंडिया से है, ये भारत से है। तो एक उनकी जो अंदर की प्रेम भावना है, वो मैंने यहाँ आकर ही समझा है। उनकी संस्कृति को भी पूरी तरह से यहाँ आकर समझा है, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, हमें पंजाब तो मिलता ही मिलता है। कहते हैं कि तो उनके साथ रहते हुए कई मित्र भी हैं हमारे पंजाबी। तो जी,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी देश में किसी ऐसे देश के लगभग हर संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों तो अकेलापन महसूस नहीं होता है और धीरे धीरे लोग ढलते हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि तो आप लोगों का संवाद जो है ऐसे लोगों से किस तरीके का मेल मिलाप होता है, कैसे गेट टुगेदर या ऐसे कोई कार्यक्रम जिसके जरिए से, अब जैसे कल न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में किस तरीके से संवाद होगा, किस यहाँ पर तरीके से गेट टुगेदर बहुत होते हैं। यस जी, दिवाली फंक्शन होते हैं और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी की इवेंट्स होती रहती हैं जिनमें हम लोग जाते हैं और जब जाते हैं तो हर कोई इतने प्यार से स्नेह से मिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम भारत से बाहर हैं ही नहीं। तो भारतीय वेशभूषा, भारतीय रीति रिवाज सब यहाँ पर होते हैं। चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, सब त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और सबकी अपनी शैली है। और यहाँ एक ऐसी प्रथा भी है कि शनिवार रविवार या तो आप किसी को अपने घर बुलाएंगे या आप किसी के घर जाएंगे। तो इस तरह से जो मित्रता के दायरे हैं वो बढ़ते रहते हैं और जरूरी नहीं कि वो भारत से ही हो, वो किसी भी देश से हो सकते हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये किस देश से है, बस हम ये सोचते हैं कि हमारे मित्र हैं। तो वो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी सोच के दायरे जो है उनकी सारी खिड़कियां पूरी तरह से खुल गई हैं। धर्म भाई ने तो बताया कि वे जो है न्यूयॉर्क से जब कनाडा आए तो कनाडा का ही होकर रह गए, इतना प्रेम उनको हुआ वहां की, लगा कि यहाँ का मौसम और रूपों में खींच रहा है। और वो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की एक लंबी सूची और उनका पड़ोसपन जो है वो प्रभावित करने लायक नहीं हुआ। तो उन्हें उनके अनुभव कनाडा को लेकर क्या है, इसको शेयर करें आप। धर्म भाई आपसे मैं कह रहा हूँ जी, आपसे कह रहा हूँ कि कनाडा को लेकर आपके अनुभव किस तरीके से हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ, आपने बताया, आपने शेयर किया जी। और हाँ, जिस न्यूयॉर्क को लेकर आपके मन में एक बहुत बड़ा उत्साह था किसी जमाने में, तो एक दौर में फिर आपने देखा कि कनाडा आपको ज्यादा खींच रहा है तो आप वहां रह गए। तो कैसे वहां का मैंने जो विस्तार है कनाडा में आपका कैसे हुआ? काम को लेकर के जो संस्कृति है न्यूयॉर्क में, काम का सम्मान दोनों देशों में है, पर न्यूयॉर्क में या अमेरिका में आदमी को एक आर्थिक मशीन के रूप में लिया जाता है कि वो प्रोडक्शन करने के लिए बना है, उसको दिन में 18 घंटे 14 से 18 घंटे काम करना है, उसकी सोशल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है या वो हर चीज को मोनेटाइज करना चाहता है, हर चीज को मुद्रा में भुनाना चाहता है। तो वो समाज की मुख्य सोच, अमेरिकी विचारधारा इस तरह की है। जब हम कनाडा आए तो होता क्या है कि आपको जिस तरह की सरकारें चलती हैं, आप यदि अमेरिका की धरती पर पैर रखते हैं तो वहां के एक इमिग्रेशन अधिकारी का जो गुरूर होता है, उसको वो जिस तरह से आपकी छानबीन करता है, तो वो ये एहसास देके जाता है कि अरे अमेरिका बहुत बड़ा देश है और दुनिया का सबसे अच्छा देश है, हर लोग यहाँ आने के लिए मरता है, और वो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वहां पर आपको ये फीलिंग दी जाती है कि आप किसी तीसरे देश से या छोटे देश से आए हुए हैं। आदमी कनाडा की धरती पर पांव रखता है तो इमिग्रेशन अधिकारी उसका स्वागत करता है और उसको वेलकम करते हुए अपने देश में बुलाता है, या कोई शरणार्थी भी आ रहा होता है तो प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर जाकर उस शरणार्थी जत्थे का स्वागत करते हैं और उन्हें अपनी ओर से यहाँ की ठंड को सहन करने के लिए कपड़े लत्ते भोजन और पैसा देते हैं। तो ये सोच का अंतर सिर्फ इसको लेकर के है कि यहाँ व्यक्ति को और या उस मनुष्यता को कहूं, समाजवादिता को कहूं, उसको लेकर के व्यक्ति की पहचान होती है। तो मैंने जैसे पहले ही अपने उसमें कहा कि अमेरिकी व्यवस्था पूंजीवादी है और कैनेडियन व्यवस्था समाजवादी है। तो जब मैं यहाँ के सरकारी क्षेत्रों में काम करने लगा तो मुझे लगा कि यहाँ की राजनीति भी इस तरह की है, या जो नीतियां हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि किसी भी आदमी को किसी भी परिस्थिति में यहाँ भूखा नहीं रहना पड़े। सरकार उसके ऊपर पूरा ध्यान देती है कि उसे जीवन यापन के लिए बेसिक जरूरतें उसकी जो हैं
उसके लिए पर्याप्त पैसा हो, फिर यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के और शिक्षा सुविधाओं को लेकर के जो कि पब्लिक डोमेन में है, तो कोई कोई लागत नहीं है, सभी सेवाएं विश्व स्तरीय सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। और तब ये भेद नहीं किया जाता कि वो शरणार्थी है या यहाँ का नागरिक है या सिर्फ यहाँ का निवासी है। तो आप इन चीजों को काम करते हुए और यहाँ रह करके ही सोच सकते हैं। तो जब मैं पहले साल में यहाँ रहा, जब मैं जाने के मूड में आया था, तो मैंने हंसा को कहा कि ये ऐसा देश है जहां पर तुम्हें काम करने की ज्यादा आजादी है। बच्चों से बातें हुई, बच्चे हमसे मिलने के लिए आए, 3-4 महीने हमारे साथ रहे छुट्टियों में, तो उन्हें लगा कि पापा ये जगह अमेरिका से ज्यादा अच्छी है, आप क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा कि तुम अप्लाई कर दो। उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स मिले, यूनिवर्सिटी में हंसा को काम मिल गया, और मुझे मेरे पास अपना अच्छा काम था। तो हमें लगा कि यहाँ पर हम स्वतंत्र रूप से ज्यादा अच्छी तरह से रह सकते हैं। इस बात को लेकर के केरला ने मेरे लिए आधार बनाया कि मैं यहाँ रहूं। पर जैसे जैसे मैं रहता गया और यहाँ की जब मेन स्ट्रीम्स में घुलता गया, क्योंकि यहाँ की मेन स्ट्रीम 2 तरह की है। एक तो यहाँ के आदिवासी लोग हैं जिन्हें हम फर्स्ट नेशंस या एबोरिजिनल्स कहते हैं, जो भारत के आदिवासियों से ज्यादा अलग नहीं हैं, और दूसरे वो हैं जो 300-400 साल पहले यूरोप से यहाँ आए हैं और जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया है और फिर एक स्वतंत्र देश बनाने में उन्होंने उसको मदद की है। तो जब बच्चे यहाँ आए और पढ़ने लगे, तो उनमें से किसी की इच्छा नहीं हुई कि वो लौट करके जाए और अमेरिका में जाकर के काम करें। तो बड़ी बेटी ने पसंद किया कि वो यहीं पर रहकर डॉक्टर बनेगी। वो जेनेटिक्स में डॉक्टर है और उसके फील्ड में उसका अपना नाम है। छोटी बेटी है, वो एक बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ करके उन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, तो न वो लोग गए, न कभी मेरी जाने की इच्छा हुई। बस हम घूमने के लिए जाते हैं। भारत आता हूँ तो अनुभव समृद्ध होने के लिए आता हूँ, अपनी बातें कहने के लिए आता हूँ। पर रहने और काम करने के लिए मुझे आज भी लगता है कि शायद कनाडा मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। अब में जो मुख्य बात है जिस पर मैं आऊंगा वो है प्रकृति। और प्रकृति से जो जुड़ाव है, जब आप गांव में बड़े होते हो तो आप सिर्फ लोगों के साथ नहीं पलते, आप अपने पेड़ पौधों, नदियों, जानवरों और उन सबके साथ बड़े होते हो। मतलब मेरे जहन में मेरी नदियां हैं, मेरे आम के पेड़ हैं, नीम, पीपल और तुलसी के पेड़ पौधे हैं, और वहीं पर गाय, भैंसें और बकरियां हैं। तो जब मैं यहाँ रह करके सोचता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर जो प्रकृति है वो अपने सुंदरतम रूप में है। भाई मतलब मैं ये कहूंगा कि कभी आप कनाडा आए और हमारे साथ रहें तो मैं आपको उन बारीकियों में ले जाऊंगा कि प्रकृति क्या होती है, और आप एक नदी से, एक समुद्र से किस तरह और कैसे जुड़ते हैं, और वो आपको कितना मतलब सुकून देती है जब आप वो मिट्टी अपने हाथ में उठाते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैं एक बार धरती और समुद्र के संगम स्थल, एक सेंट जॉन्स करके जगह है, वहां गया। तो धरती ऐसी बिल्कुल लोहे की चट्टानों जैसी, तांबे की चट्टानों जैसी पत्थर खड़ा है, समुद्र नीचे है। अरबों सालों से धरती और समुद्र में वो युद्ध चल रहा है कि समुद्र धरती को क्रॉस करके आ जाए, और धरती के इस और छोटे छोटे जीव जंतु, पौधे, वो कीट पतंगों के साथ फूल खिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि समुद्र जैसी ताकत जो लगातार चट्टान को तोड़ने की कोशिश करती है, आपकी धरती को तोड़ नहीं सकती है, और वहां पर हम जैसे लोग खड़े हैं जिसको समुद्र डरा नहीं सकता है। तो जब आप प्रकृति को उस रूप में देखते हैं तो आपको लगता है क्या कनाडा क्या जगह है। और जब मैं यहाँ घूमता हूँ, मैंने पूरा देश घूमा हुआ है, हर हिस्से में गया हूँ, और लगता है कि मतलब मेरे बस में हो तो मैं अपने सारे मित्रों को यहाँ ला करके बताऊं कि देखो कि जीवन क्या होता है और आप प्रकृति के साथ कैसे जी सकते हैं। अच्छा, एक अभी हम थोड़ा कविताओं की तरफ और रचना साहित्य की तरफ आएंगे। जी। एक आखिरी सवाल मैं दोनों लोगों से संयुक्त रूप से करना चाहता हूँ
कि जब आप बहुत दूर होते हैं तो यादें तो होती ही हैं, बहुत सारे लोगों की यादें, जगहों की यादें, मौसम की यादें और अपने उन रिश्तेदारों की यादें होती हैं जो आपके जीवन में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। और बहुत सारी यादें जो है ऐसी भी होती है जो दुखद भी होती हैं, सुखद भी होती है। लेकिन एक बहुत दूर जो एक महत्वपूर्ण देश है जहां समाजवादी, अभी जैसे हमको याद आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों पहले ही कनाडा के राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदाय से क्षमा मांगते हुए यह कहा कि कनाडा का विकास जिस तरीके से हुआ और उनका जिस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हुआ, उनकी हत्याएं जैसे हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा भारत में नहीं होता है। भारत में शायद जो है कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। और भारत में हर व्यक्ति इस बारे में, जैसे आप देखिए कि भारत में आईपीसी से हर व्यक्ति डरता है, हर अपराधी डरता है, लेकिन वह अपने को कभी, और इतना डरता है कि वह अपने आप को कभी भी जो है गलत साबित नहीं होने देना चाहता। एक प्रवृत्ति है। जैसे सारी कहना यहाँ जो है, मुझे लगता है कि कोई बहुत इस तरह की संस्कृति नहीं है। तो जब आप एक दूर से आप देखते हैं और यहाँ का राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य देखते हैं, तो कैसा आपको नजर आता है भारत, कैसा उसका भविष्य नजर आता है? साहब बोले जी। जी अब देखिए, भारत तो जो अंदर की जो भावनाएं है ना, उसी तरह से हम देखते हैं। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली बात तो रहती है, लेकिन भावनाओं से अलग हटकर जब हम कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो वाकई में नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कुछ महिलाओं के साथ होता है या बच्चों के साथ होता है, तो बहुत दुख होता है। और उस दिन, जिस दिन हम ऐसा सुनते हैं, हमारा दिन बहुत खराब जाता है, क्योंकि हम अभी भी भावनात्मक रूप से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और हम भारत की वैसी तस्वीर देखना चाहते हैं जो हम यहाँ दूसरे देशों की देख रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप लेखन का सहारा लेते हैं और फिर आपकी कलम बोलने लगती है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, ये मुझे लगता है हर भारत से बाहर रहने वाले को बहुत परेशान करती हैं और अंदर तक कचोटती है ये सारी बातें कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। और वो कोई बड़ी-बड़ी बातें तो ख़ैर होती ही होती हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातें भी होती हैं, जो हम भारत यात्रा के दौरान अब महसूस करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो वो जो अलग-अलग बातें हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई ऐसी बातें जिन्हें वैसा नहीं होना चाहिए, जब हम भारत में वैसा होते देखते हैं, तो सचमुच बहुत दुःख होता है। और जो बेबस रहने की और विवशता वाली बात होती है, वो हमारे साथ होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारे मन में ये रहता है कि भारत भी वैसा ही बन जाए, जैसा कि आज दुनिया के दूसरे देश बहुत आगे आकर प्रगति कर रहे हैं, या हर छोटी-छोटी सुविधा के लिए तरसना ना पड़े इंसान को, जो शिक्षा के लिए एक बच्चे को ना तरसना पड़े, भूख के लिए, रोटी के लिए नहीं तड़पना पड़े। सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे, क्योंकि कनाडा में रहते हुए हमने ये देखा है कि अगर किसी के पास काम नहीं है, उसको सरकार पूरी सहायता देती है। अभी कोविड के दौरान हमने देखा कि 1.5 साल, 2 साल तक की अवधि तक बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति को $2000 महीना दे रही थी और हर उस व्यक्ति को जो काम नहीं भी कर रहा था लेकिन उस घर में रहता था, उसे भी दे रही थी। छोटा बच्चा यहाँ पर पैदा होता है, उसे 18 साल की उम्र तक बड़ा नहीं होता, वयस्क नहीं होता है, सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब हम यहाँ देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि भारत में काश ऐसा हो, तो वो जो भूख और गरीबी और अत्याचार और शोषण से त्रस्त जनता है, क्योंकि वहां पर भूख से लोग मर रहे हैं और भूख अपराध को जन्म देती भाई है इस ना। बात को तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपराध भी वहां पर बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, क्योंकि लोग भूख। हाँ कहिए। हाँ, इसी बात को अब मैं आगे बढ़ाऊं कि भारत की 2 चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। पहले उनकी बात, तो पहला तो ये कि भारत में प्रजातंत्र है, जो मुझे सुकून देता है कि कम से कम जनता में इतनी ताकत है कि वो किसी भी मदहोश सरकार को हटा सकती है, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो ये प्रजातंत्र के प्रति आस्था। और दूसरी बात
मैं कम से कम भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं कि वो किन्हीं चीजों का जिन पर उसे संज्ञान लेना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों का संज्ञान लेते हैं और वो सत्ता के खिलाफ जाकर भी अपना निर्णय देने में संकोच नहीं करते। यदि ये दो चीजें नहीं होती भारत में, तो भारत जितना जिस तरह से शोषित हो रहा है भारत का आमजन, शायद उससे और कहीं अधिक शोषण होता है उसका, और भारत में रहना इतना दुश्वार हो जाता है लोगों के लिए कि वहां पर सिर्फ जो 2% पूंजीपति लोग हैं, जो कई सरकारों को खरीद सकने की हिम्मत रखते हैं और उतना पैसा रखते हैं, वो सारा देश शायद उन 2% लोगों के लिए ही चल रहा होता, और कम से कम जो 30 से 40% जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उस पूरे तबके को छोड़ दिया जाता और उसे इतना शोषित कर दिया जाता कि वो मर भी जाएं तो सरकार को उनके वोट लेने की सिवाय और किसी चीज की चिंता नहीं होती। तो ये चीजें हैं, पर भारत को लेकर के कई मुद्दों पर नाराजगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए जो सभी व्यक्तियों को शिक्षा के, स्वास्थ्य के और आगे बढ़ने के समान अवसर दिलाए। आज की जो व्यवस्था है उसमें जो पूंजीपति लोग हैं या जिनके पास पैसा है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ करके और उन महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ गरीब इसलिए नहीं पहुंच पाते कि उनके पास वो सुविधाएं नहीं थी। यदि उन्हें मौके मिलते तो शायद वो भी बहुत ऊपर जा सकते थे, पर सरकार ने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। आप किसी को 200-500 रुपए का वजीफा देकर के और किसी को एक जाति का प्रमाण पत्र देकर के और उसके लिए कुछ स्थान आरक्षित करके वो दर्जा नहीं दिला सकते जो उसके बचपन से उसको शिक्षा और समानता के अधिकार दिला करके ला सकते हो। तो भारत में कितने भी प्रयत्न हो जाएं, आरक्षण को लेकर के कितना भी पैसा सरकारें लुटा दें, उससे उतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा जब तक कि शिक्षा की और अवसरों को लेकर के समानता पैदा नहीं की जाती। आप यदि किसी को आरक्षण देते हैं और समाज ये सोचता है कि ये व्यक्ति आरक्षण के कोटे से आया है और इसका क्या काम और इसका क्या स्तर, तो यदि आपका समाज इस तरह से सोचता है तो वो व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, उसको नीचा गिरा करके रखने की ही कोशिश बृहत्तर समाज करेगा। तो यदि इस स्थिति को बदलना है तो हमें समाज को उस स्तर पर जाकर के जोड़ना होगा कि उसको बचपन से उन लोगों को ये सुविधाएं मिले। तो ये चीजें हैं जो भारत को लेकर के हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मेरा रुख बहुत कड़ा है। मैं अपराधियों से बनी इस राजनीतिक व्यवस्था का कतई सम्मान नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी संसदों में और हमारे विधानसभा मंडलों में एक बहुमत उन लोगों का है जो अपने धन बल से और अपने बाहुबल से वहां पर आकर के सीट जमाए हुए हैं, जो ऐसे कानून पास करते हैं जिसे इस देश को उन कानूनों की जरूरत नहीं है, या वो ऐसी नीतियां बनाते हैं जो सिर्फ उद्योगपतियों और साहूकारों को पोषित करती हैं, और इस देश में किन्हीं चीजों के नाम पर धर्मांधता को प्रोत्साहित करती हैं। वो राष्ट्र बनाने के नाम पर राष्ट्र को विखंडित करती हैं और उसे राष्ट्रवाद कहती हैं। ये चीजें एक लंबे समय तक नहीं चलेंगी। यदि भारत आज 10-20 हजार साल बाद भी एक सभ्यता लेकर के खड़ा हुआ है और एक उसकी अमर संस्कृति है, तो वो इस कारण नहीं है कि राम ने अपने काल में एक देश को 100-200 जातियों में बांट दिया और अपनी सत्ता हासिल की। राम ने एक उत्तम पुरुष का, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं, बनने का प्रयास किया और वो बताया कि वो सत्ता कैसी होती है जब एक राम राज्य होता है। तो मतलब ये एक अलग सोच है। आप जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं तो वहां पर आप उन सब लोगों के लिए समान अवसर क्यों नहीं जुटाते? तो इन चीजों को लेकर के, पर ये राजनीतिक सोच है, हर एक के अपने राजनीतिक एजेंडा है, पर मैं ये सोचता हूँ या मेरा ये मानना है कि वह व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था होगी जहां सभी लोगों को प्रजातंत्र ये अवसर दे
कि वो प्रजातंत्र के नागरिक हैं और सभी को बढ़ने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, देश की संपत्ति हो, सबको समान अवसर है। बहुत अच्छा लगा, और आपने निश्चित रूप से बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी कि एक विश्व नागरिक के रूप में कि किस तरीके से आप उस देश का सपना देखते हैं जो आपकी जहां जड़ें हैं, और कैसे उसके बारे में सोचते हैं कि उसका विकास हो। अंतिम तौर पर अब मैं चाहूंगा कि एक या दो कविताएं आपके मुखारबिंद से सुनी जाए, और इस कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक दो रचनाएं आपकी और एक दो रचनाएं हंसादीप जी की हमारे सामने आए। मैं आज व्यंग कविताएं नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि व्यंग कविताएं तो छपी हुई हैं। गांव के लोग में भी मेरी व्यंग कविताएं छापी हैं, तो मैं अपने गांव से जुड़ी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। और शायद मेरे जो साथी मुझे सुन रहे हैं, तो उनके बचपन का या उनकी यादों का जो गांव है उसमें चलेंगे। दो छोटी छोटी कविताएं हैं कि रातों रात कहीं भाग गया है गांव मेरा। क्या बात है, वाह। रातों रात कहीं भाग गया है गांव मेरा, साहबान आपने कहीं देखा है गांव मेरा। दाड़िम मक्का सुनहरी सरसों की जमीन में हर मौसम मकान उगाने लगा है गांव मेरा। है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत रंभाती गाय के खूंटे, चिंगाड़ती मोटरसाइकिलें, फैशन की नव वधू से परेशान है गांव मेरा। भोले चेहरे में भेड़िए बन डकारने लगे हैं लोग। ये मेरे सभी राजनेताओं को समर्पित है ये पंक्ति कि भोले चेहरे में भेड़िए बन डकारने लगे हैं लोग। नृत्य गीत संध्या बिन गूंगा हुआ है गांव मेरा। रास रसिया जंगल आ गई आरा मशीन। आप हम उस प्रकृति को याद करें जो 40-50 साल पहले थी, कि रास रसिया जंगल खा गई आरा मशीन। खुदकुशी करने तब से तड़पता है गांव मेरा। रातों रात कहीं भाग गया है गांव मेरा, साहबान आपने कहीं देखा है गांव मेरा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। आज की जो पूरी आयरनी है इस कविता में अभिव्यक्त होती है कि कैसे उन जगहों को जिनको हम जानते रहे हैं वो कैसे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, और उसमें अब किसी की कोई पहचान नहीं रही। अब पहचान भी उन लोगों की है जो साधन संपन्न है, दबंग हैं, और इस तरह के लोग हैं जो अपनी मोटर गाड़ियां भुरभुराते हुए निकल जाते हैं, उन्हीं लोगों को जाना जाता है। तो संकेतों में बहुत बहुत बढ़िया कविता है। एक कविता और आप सुनाएं। हाँ, अब जो कविता है, गांव में ही मेरा मोहल्ला है जहां मैं रहता हूं, तो मोहल्ला आपको क्या देता है उसको लेकर के है। शीर्षक है मेरे मोहल्ले में। पेड़ बनना हो तो जड़ें भीतर तक फैली हों। क्या बात है। पेड़ बनना हो तो जड़ें भीतर तक फैली हों, तूफान में उखड़ने का जोखिम नहीं फिर। पसीने की गंध कभी मिट्टी से पूछना। पसीने की गंध कभी मिट्टी से पूछना। उसने देखा है आदमी को पिघलते हुए। उसने देखा है आदमी को पिघलते हुए। सूरज को बड़ी जल्दी है सुबह करने की। सूरज को बड़ी जल्दी है सुबह करने की। धरती का अलसाना उसे भाता होगा। धूप जब भी नाचती है मेरे आंगन में। धूप जब भी नाचती है मेरे आंगन में, अच्छा लगता है सूरज का हंसना ऐसे। चौराहे तो नहीं है, गांव में कहाँ चौराहे थे उन दिनों, तो चौराहे तो नहीं है, सड़क से पूछ लेना। उसे मालूम है यहाँ पगडंडी के रास्ते। चौराहे तो नहीं है, सड़क से पूछ लेना। उसे मालूम नहीं है यहाँ, उसे मालूम है यहाँ पगडंडी के रास्ते।
और सभी मित्रों से कि मेरे मोहल्ले में आइए तो सही फुर्सत में। क्या बात। मेरे मोहल्ले में आइए तो सही फुर्सत में, चहचहाते परिंदे घेर कर मोह लेंगे तुम्हें। चहचहाते परिंदे घेर कर मोह लेंगे तुम्हें, मेरे मोहल्ले में आइए तो सही फुर्सत में। बहुत अच्छा। मेरे मोहल्ले में आइए तो कभी फुर्सत से। जी निश्चित रूप से फुर्सत के वे पल तो ढूंढे जाएंगे। जी हंसादीप जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपनी एक दो रचनाएं हमारे सामने रखें। जी जरूर भाई जी। मेरी कहानियां होती हैं और थोड़ी सी बड़ी भी होती हैं, लेकिन मैंने आज के लिए एक छोटी सी कहानी का चयन किया है जो शायद 5-6 मिनट में पूरी हो जाएंगी। तो जी जी। कहानी का शीर्षक है इंटरव्यू। और ये असल में जब भी हम लिखते हैं तो जो हमारा जो यथार्थ होता है वो आता ही है। तो ये एक सच्ची घटना है जिसे मैंने कहानी का रूप दिया क्या है। और ये जब हम लोक साहित्य के नमूने इकट्ठे करने के लिए जाते थे तब की बात है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। इंटरव्यू कहानी है। धूल उड़ाती हुई बस रुक गई। इस उजाड़ से गांव में उसे उतरते देख ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री सभी के चेहरों पर एक प्रश्न चिन्ह था। यह लड़की इस गांव में क्या करेगी? वह मुस्कुराते हुए उतर पड़ी। गुमटी पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने इशारे से बुलाया उस लड़के को। क्यों बेटे, यह रास्ता है ना? हाँ बहन जी, लेकिन कोई घर वर तो दिखाई नहीं देता। घर उधर है बहन जी, इस रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। थोड़ी दूर पर पानी का गड्ढा है, उसके परली ओर है बस्ती। उसने दूर तक नजर डाली। पगडंडी का और छोर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लड़का भाग गया। थोड़ा चलना पड़ेगा बहन जी, स्पेशल चाय बना दूं? उसने मन ही मन लड़के की चतुराई को दाद दी और मुस्कुराकर चाय के लिए हाँ कर दी। चारों ओर कुनकुनी धूप फैली थी। दूर दूर तक छितरे हुए कुछ पेड़, कुछ पौधे, कुछ झाड़ियां और सन्नाटा था। थोड़ी थोड़ी देर में कोई वाहन धूल उड़ाता हुआ निकल जाता। लड़का फुर्ती से चाय बना लाया, शुद्ध दूध की कड़क मीठी चाय। शहरी पनीली चाय पीते पीते ऐसी आदत हो गई थी कि यह चाय चाय नहीं, कोई नया गर्म पेय लग रही थी। आप फोटो खींचने आई बहन जी? हाँ, तुम्हारा खींचूं? आओ। लड़का शर्मा कर अपने तेल से सने बालों को जमाने लगा। नहीं नहीं, इधर नहीं, चाय बनाते हुए। वह दौड़कर केटली उठाने लगा और उसने एक उसका फोटो खींच लिया। पगडंडी से चलते चलते आखिर वह उस गड्ढे तक पहुंच गई। कुछ गायें पानी पी रही थी, कुछ इधर उधर घास में मुंह मार रही थी। भैंसें नहाने का आनंद ले रही थी। वह तेजी से उस और बड़ी जिधर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी से सने हाथ पांव, मेल की जमी परतें व सूखे उलझे बाल। प्यार से बच्चों को बुलाकर उसने एक एक टॉफी दी और अपनी अपनी माताओं को बुलाने को कहा। बच्चे झेपते, संकोचते, मुड़ मुड़ कर देखते हुए भाग गए। वह बस्ती का जायजा लेने लगी। दिन में अधिकांशतः पुरुष खेतों में रहते होंगे। शहरी वातावरण से अलग थलग एक छोटा सा गांव, पीली मिट्टी और कवेलू से बने झोपड़ी नुमा मकान, बाहर बने हुए चौतरे, किसी किसी दीवार पर खड़ी से मंडे हुए मांडने। समीप पहुंचकर उसने मांडनों के चित्र ले लिए। पीछे कुछ शोर सा हुआ। उसने देखा 4-5 महिलाएं आश्चर्य मिश्रित गुस्से से देखती हुई खुसुर फुसुर कर रही थी। उनके हाथों में बच्चों को दी हुई टॉफियां थी। नमस्ते करने को हाथ उठे ही थे कि तीर की तरह एक प्रश्न चुभा। या गोली तुमने दी? हाँ। काई वास्ते? ऐसे ही। मिनक घर में नी और तमे बच्चाओं के बहला फुसला के ले जानो चाहो? उनके स्वर के गुस्से से वह बौखला गई। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं। कमली की महतारी ठीक कह रही है। सहरा में ऐसा ही लोग रे, पर तुम हमके गंवार मत समझो। हाँ। एक उपेक्षा भरी तीखी दृष्टि उससे तौलने लगी। आप विश्वास कीजिए, मैं तो आपके पास काम से आई हूँ। देख लो इनको मुंडो, इस सेहरा की छोकरियां यहाँ काम से आवे। पल भर को उसने महसूस किया जैसे वह कोई शातिर चोर हो और पुलिस वालों के बीच घिर गई हो। यहाँ तक तो बड़ी सरलता से आ पहुंची थी। सोचा था कि यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन अब लग रहा था कि शहर और गांव के बीच इतना फासला है कि उस खाई को पाटना बहुत कठिन है। सूखे हुए होठों पर जीभ फेरकर गिड़गिड़ाते स्वर में आखिर उसने स्पष्ट कर ही दिया।
देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो आपके गीत लेने आई हूँ। जो शादी-वादी में आप लोग गीत गाते हैं ना, वही। जाओ री, अपनो-अपनो काम करो, यहाँ इनके गीत सुनावा और ई जाके वहाँ पैसा कमावे उन्हीं गीत का। यह स्वर उनमें से किसी प्रौढ़ स्त्री का था। नहीं, नहीं मासा, मैं तो इन गीतों पर किताब लिख रही हूँ। कहीं करोगी किताब के? मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे ओह! તમે માસ્ટરની બાઈ हो? हाँ, लेकिन कहते हुए उसके नथुने फूल गए। मास्टर मास्टरनी शब्द से उसे बेहद घृणा थी। इतनी देर से ठहरा हुआ गुस्सा फट पड़ने को हुआ, पर वह सिर्फ दाँत चबा कर रह गई। तो तुम बच्चाओं के भणाओ। नहीं, 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 मैं बड़े-बड़े लड़के-लड़कियों को पढ़ाती हूँ। साथे-साथे? हाँ, सब उसे ऐसे घूरने लगे जैसे फिर से उसने कोई गलत बात कह दी हो। हर निगाह उसके पूरे शरीर को ताक रही थी, कोई उसके सूट को, कोई उसके सैंडल को, कोई रंगे हुए नाखूनों को, तो कोई कलाई घड़ी को। घबराहट में वह दुपट्टे को ठीक करने लगी। पहले तो एक प्रोफेसर को मास्टरनी कहना और फिर यूं तोलना, उसे पसीना छूटने लगा। सारी महिलाएं कभी उसे देखती तो कभी एक दूसरे को। बच्चे अभी भी टॉफी की ओर देखकर जीभ घुमा रहे थे। एक उछलता सा प्रश्न आया, तमारो ब्याह पई गयो? हाँ, मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल? सबने सिर से पैर तक एक बार फिर उसे तौला। निश्चित ही अगला प्रश्न बच्चों से संबंधित होगा। तमें छड़ी हो? नहीं, मेरी 2 बच्चियां हैं। एक 9 साल की और दूसरी 6 साल की। उसने सबकी परिवर्तित निगाहों को महसूस किया। घबराओ मत, अब के छोरो ही होगो। आत्मीयता से भरे शब्द सुनकर वह सहज ही नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। पानी पियोगी? हाँ, हाँ। उसने सूखे होठों पर जीभ घुमाई। उसके पानी पीते ही बच्चों को टॉफी खाने का संकेत मिल गया। बच्चे चहकने लगे और वे सब एक के बाद एक गीत सुनाती चली गईं। लौटते हुए वह शहर की जीजी बन गई थी। दोबारा फिर कभी आने का वादा कर चल दी वह कठिन इंटरव्यू में चुने हुए उम्मीदवार की भांति एक विजयी मुस्कान लिए। बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से जब आप जाते हैं उन इलाकों में, वो चुनने और सुनने के लिए वे गीत जो कि लोगों के दुख दर्द के साथी हैं, तो आपको बहुत सारे सवालों से रूबरू होना पड़ता है। आज की यह शाम एक यादगार शाम रही है और हमारे संवाद की शुरुआत रही है। अब इसी तरीके से बहुत सारे मित्रों की यादों में बसा हुआ गांव, हम उनके बारे में जानेंगे। आज इस एपिसोड का यह पहला कार्यक्रम है और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ बातचीत की। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। जी, हमारी ओर से भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यह अवसर दिया। जिस तरह से एक अपने आंदोलन में सक्रिय रूप से पूरे समाज को जोड़ करके आगे बढ़ रहा है और अपने तेवर के साथ काम कर रहा है, उसके लिए सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको इस यज्ञ के लिए, महायज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। जी, धन्यवाद। धन्यवाद और नए साल की शुभकामनाएं। बस आपको अब लगभग 1.5 घंटे ही दूरी पर रह गया है वे। आप लोगों को सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।